एसएससी सीजीएल 2024 में लगभग 100 से 120 दिन बचे हुए हैं। अगर आप अभी से एक सही तरीके का शेड्यूल बना के, रूटीन बना के नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। आपको एक सही रूटीन बनाना पड़ेगा और एक सही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर अगले 100-120 दिनों तक फॉलो करना पड़ेगा, फिर जाके सिर्फ प्री होगा। उसके बाद उसमें और ज़्यादा मेहनत करोगे ना, तब मेंस होगा और तब नौकरी होगी। ये रास्ता आसान नहीं है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ही होगा। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे अगले 100 दिन को सही तरीके से यूटिलाइज करो, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ो, क्या करो कि आपका मार्क्स बेहतर से बेहतर तरीके से आए। उसके पहले एक छोटी सी बात अगले 10-15 सेकेंड में मैं करने वाला हूँ। पहला कि अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रखो, सेल्फ डाउट कम होना चाहिए। जैसे कुछ लोग तो सेल्फ डाउट की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाते कि मुझे लग रहा है मेरा नहीं हो पाएगा सर, मुझे डर लग रहा है, क्या होगा मेरा, मैं तो ये नहीं किया हूँ, मैं तो वो नहीं किया हूँ। सेल्फ डाउट थोड़ा कम करो। अगर आप थोड़ा भी मेहनत किए हो और आपको लगता है कि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आप उस जॉब को डिजर्व करते हो, तो आपको मिलेगा। अगर आप बिल्कुल मेहनत नहीं की हो तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करो। पहले आपको मेहनत करना है, तब आपको एक्सपेक्ट करना है। पहले आपको इतना मेहनत करना है कि आप उस जॉब के लायक हो जाओ, आप उस जॉब के डिजर्विंग कैंडिडेट हो जाओ। फिर आप उम्मीद करो ना, जितना उम्मीद करना है करो, आपको मिलेगा ही मिलेगा कोई ना कोई पोस्ट। आ जाओ इस पर्टिकुलर वीडियो को देखते हैं। लगभग 100 दिन का एक स्टडी प्लान मैं आपको दूंगा। उसे हम लोग 40+30+30 में डिवाइड कर लिए। ये जो फर्स्ट 40 डेज है ना, ये फर्स्ट 40 डेज आपको इसके लिए है कि अगर आपका रेस्ट ऑफ द सिलेबस कुछ भी बच गया है, लाइक सर हमने टीएसडी नहीं पढ़ा, हमने इंग्लिश में प्रोनाउन नहीं पढ़ा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, कोई जीके का चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई रीजनिंग का एक चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो मैं उन सारे चैप्टर्स का पहले एक लिस्ट बनाऊंगा कि ये चैप्टर मेरा नहीं पढ़ा हुआ है। फिर उन चैप्टर्स को अगले 40 डेज में मेरा टारगेट है कि मैं पढ़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो पीछे पढ़ा हूं उसको छोड़ दूंगा, उसको रिवीजन करते रहूंगा 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन अपना ज्यादा टाइम डिवोट करूंगा पढ़ने में, जो चीजें हमने नहीं पढ़ा है। आप अगले 40 डेज तक, हो सकता है 30 डेज में आप पढ़ लो, हो सकता है 20 डेज में आप पढ़ लो, लेकिन अगले लगभग 40 डेज तक जो रेस्ट अमाउंट ऑफ योर सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट थिंग, अगले 30 डेज तक आप रिवीजन पे फोकस करोगे। जितना भी चीज आप पढ़े हो उस पे रिवीजन पे फोकस करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे अगले 30 डेज, या फिर यहां पे मॉक टेस्ट नहीं दोगे। आप सब काम करोगे, ये तीनों काम करोगे, सिलेबस भी पढ़ोगे, रिवीजन भी करोगे, मॉक भी दोगे, बस इनका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। लाइक अभी मैं पढ़ रहा हूं बहुत ज्यादा, तो चलो एक दिन गैप पे भी एक मॉक दे सकता हूं, 2 घंटा ही रिवीजन का टाइम दे सकता हूं। लेकिन जब मैं सिलेबस पे अपना पूरा टाइम दे दिया, अब मैं रिवीजन मोड में आया, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि नई चीजें ना पढ़ूं, सिर्फ रिवीजन करूं और मॉक टेस्ट दूं। जब मैं नेक्स्ट 30 डेज तक खूब सारा पकड़ पकड़ के रिवीजन किया, हर एक चैप्टर के हर एक सवाल को, हर एक कॉन्सेप्ट को रगड़ के रिवीजन किया, तब जाके मैं अगला 30 डेज जो कि आखिरी 30 दिन है, इसमें मैं क्या करूं, करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूं, स्टैटिक जीके पढ़ रहा हूं, जो चीजें हमने पढ़ रखी है उसको रिवीजन कर रहा हूं, और दिन के 2 मॉक भी दे रहा हूं, दिन के 2 मॉक भी दे रहा हूं। मैं जब टाइम नजदीक आएगा तो मॉक देना कैसे है इसके ऊपर बात करूंगा, पर्टिकुलर मॉक का टाइमिंग कैसे आपको डिसाइड करना है, हर चीज के ऊपर बात करूंगा। आप इस तरीके का रूटीन फॉलो करोगे कि पहले मैं रेस्ट सिलेबस को पढ़ूंगा, फिर मैं रिवीजन करूंगा, फिर मैं मॉक टेस्ट को टाइम दूंगा आखिरी में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला सब्जेक्ट, रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग आपका ऐसा है ना कि अगर आप 20 दिन पढ़ लोगे, जो मैं बताऊंगा तरीका, 20 दिन गारंटी है कि आपके 50 में 50 आएंगे। और मैंने रीजनिंग का स्ट्रैटेजी बताया था, लोग 20 दिन 21 दिन फॉलो किए थे, 50 में 50 आया था। आप जाके रीजनिंग का स्ट्रैटेजी देख भी सकते हो। आ जाओ हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। देखो अब ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा अभी के टाइम पे ऐसा होगा जिसको रीजनिंग के बारे में जीरो नॉलेज होगा। अगर रीजनिंग के बारे में जीरो नॉलेज है भाई, और आपको एसएससी के बारे में जीरो नॉलेज है, तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप ये सपना छोड़ दो कि सीजीएल 24 में आपकी नौकरी होगी। मैं गुमराह नहीं करना चाहता, मैं आपको सही गाइड कर रहा हूं। आप चुपचाप किताबें लाओ, कोर्सेस ले लो, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, और आंख नाक कान सब इधर उधर ना देखो, ज्यादा चुपचाप पढ़ाई पे फोकस कर दो। अगले 6 से 8 महीने 9 महीने ढंग से पढ़ो और अगले साल की तैयारी करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एसएससी के बारे में नॉलेज है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कम से कम 60 70 80 90 100 110 ऐसे आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखो अच्छे से।
अब देखो मैं बोला रीजनिंग के ऊपर सबसे पहले बात कर रहे हैं। आपको सबसे पहला काम करना है मेरे लाल कि आपको एक सेक्शनल मॉक दो, एक ही नहीं दो, 2 3 4 5 6 जितना दे सकते हो दो। सेक्शनल मॉक देने के बाद उसे आप एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करो कि मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। जस्ट एग्जांपल मैं 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 3 मेरे से छूट गए, मान लेता हूं 3 छूट गए। अब 2 केस होंगे, जो मैंने अटेम्प्ट करा है उसमें से हो सकता है कि 20 सवाल सही हो और 2 सवाल गलत हो, यही होगा ना। जो 20 सवाल सही हो सबके सब तो सही समय पे नहीं बनाया होगा, कुछ कम टाइम लेकर 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड 40 सेकंड लेकर बनाया होगा, और कुछ ऐसे सवाल भी होंगे उस 20 में जिसमें मेरे 1.5 मिनट लग गए होंगे, 2 मिनट लग गए होंगे, तो कुछ सवाल मोर टाइम वाले होंगे। इसे घेरो, ये ज्यादा टाइम लिया है, इस पे फोकस करेंगे। मान लेते हैं कि हमने 16 सवाल को सही ठीक ठाक टाइम पे सॉल्व किया है और 4 सवाल को ज्यादा समय लेके सॉल्व किया है, और हमने जब 2 गलत किया है तो 2 गलत होने के 2 कंडीशन है। गलत होने के क्या कंडीशन है सर? गलत होने का ये कंडीशन है या तो मैं तुक्का मार दिया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो बी मार देता हूं, जय बजरंगबली, या तो मैं सिली मिस्टेक कर दिया हूं, नॉलेज था, आता था, हड़बड़ाहट में ऑप्शन गलत टिक हो गया, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट था जिसको मैं रीड नहीं कर पाया। ये चीजें होती है, खास करके जो इमेज वाला सवाल होता है ना, उसमें कभी कभी पूछता है इसमें से कौन सा नहीं होगा, और हाँ वाले पे टिक हो जाता है। ऐसी गलतियां होती है, आप पढ़ोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको भी पता चलेगा। तो 2 रीजन है, तो आप पहले रॉन्ग होने का रीजन पता करो। सिली मिस्टेक हुआ है कि गेस के वजह से रीजन गलत हुआ है, कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था इस वजह से गलत हुआ है, यही होगा ना। हाँ, अब हम लोग अगली ऊपर बात करते हैं। 3 जो सवाल हमसे बने ही नहीं थे, ये मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है। वो या तो मुझे टाइम कम पड़ गया होगा इस वजह से वो 3 सवाल नहीं बने होंगे, या तो मुझे ज्ञान ही नहीं होगा उसके बारे में तो मुझसे सवाल नहीं बने होंगे। यही कंडीशन है, इसके बाहर कोई भी कंडीशन होगा क्या? उस पूरे मॉक टेस्ट में इससे बाहर कोई कंडीशन नहीं होगा सर। अब मैं कैसे ऐसा काम करूं कि मैं 22 नहीं 25 बनाऊं और 25 में से मेरे 24 सही हो जाए, 23 सही हो जाए, गलतियां ना के बराबर हो। ये चीजें हमें चाहिए। सबसे पहला फोकस आपको करना होगा उन क्वेश्चंस पे जो ज्यादा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको नॉलेज है, ये आप पढ़े हो, ये आप सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन ये टाइम ज्यादा ले रहा है। जब आप इसके ऊपर फोकस करोगे ना कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1.5 2 मिनट ले रहे हैं, 1 मिनट ले रहे हैं, इसको टाइम रिड्यूस करोगे तो देखो क्या होगा। जो आपके सिली मिस्टेक है ये कम होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सिली मिस्टेक प्रेशर के वजह से होता है, और जल्दी जल्दी करो, समय कम है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा टाइम कम होने की वजह से, तो वो सॉल्व होने लगेगा। सिर्फ आप एक काम पे इंप्रूव करना शुरू करोगे, मोर टाइम जिस सवाल में लग रहे हैं उस पे आप इंप्रूव करना शुरू करोगे, तो ये 2 प्रॉब्लम खत्म होगी। सर इसको इंप्रूव कैसे करें? अब देखो 2 तरह से सवाल छूटते हैं, या तो ऐसा सवाल होगा जिसका नॉलेज आपको नहीं होगा, या फिर ऐसा सवाल होगा जिसका नॉलेज होगा लेकिन कम कम याद होगा, धीरे धीरे सोच पा रहे होंगे, तो आपने रिवीजन नहीं करा है, आपने उस टाइप के पर्टिकुलर सवाल का प्रैक्टिस कम करा है, या फिर वो जो सीरीज के सवाल आ रहे उसको आप पकड़ने में बहुत टाइम ले रहे हो। तो क्या रीजन होगा? आप उस टाइप के सवाल को ज्यादा से ज्यादा सोचे नहीं हो, सॉल्व नहीं किए हो। इट मींस आप कहां पे फोकस करोगे? रिवीजन। और कहां पे फोकस करोगे मेरे भाई? प्रैक्टिस। ठीक, अब आपको इसके लिए भी मैं कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा। अब मान लेते हैं अगली बात कि आपको सब्जेक्ट का ही नॉलेज नहीं है। लाइक एक सिलॉग का क्वेश्चन आया था, सर हमसे बना ही नहीं, सिलोलिज्म तो हमने पढ़ा ही नहीं। कैलेंडर का एक सवाल था, हमसे बना ही नहीं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। अगर आपको लगता है कोई चैप्टर है जिसको आपने पढ़ा नहीं है, इसके वजह से आपसे सवाल नहीं बने हैं, तो सबसे पहला काम उस चैप्टर को ढंग से पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ और उसका रिवीजन करो। 1 दिन 2 दिन में वो चैप्टर पढ़ लोगे। और रीजनिंग कोई उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं, आप 3 4 5 दिन में 6 दिन में ये डिसाइड कर पाओगे कौन सा चैप्टर आपको नॉलेज में नहीं है, कौन से जगह में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। 3 से 4 दिन में आप रोज के 2 से 3 सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे तो आपको सब पता, आइडिया लग जाएगा कि कहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप 20 दिन तक मेरी बातों को मानोगे, लिख के दे रहा हूं 50 में 50 आएगा, आपको क्या करना है, मिनिमम
4 सेक्शनल मॉक देने हैं 20 दिनों तक, और फिर आप बोल दो 25 दिनों तक। 25 गुणे 4 100, और चलो 20 ही दिन तक मान लिए, ये हो गए 2000 क्वेश्चंस। क्या है ये? 4 नंबर ऑफ टेस्ट, ये हर टेस्ट में 25 क्वेश्चन, और ये 20 नंबर ऑफ डेज। आपके टोटल 2000 क्वेश्चंस होते हैं। अगर रोज के 4 सेक्शनल मॉक दे रहे हो आप 25-25 क्वेश्चन के 20 दिनों तक, तो आप 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आप हर दिन 4 सेक्शनल सॉल्व करने के बाद इस एनालिसिस को करोगे, और इस एनालिसिस को करके आप स्टडी करोगे। आपके रोज के लगभग 2 से 3 घंटे रीजनिंग लेगा, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं 20 दिन तक अगर ये काम किए 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। जो भी नए सवाल आपको मिलेंगे उसका लिस्टिंग हो जाएगा। जो भी ऐसे फंसाने वाले टाइम टेकिंग सवाल आ रहे होंगे उसमें से आपका एक लिस्ट तैयार हो जाएगा। कैसा लिस्ट तैयार होगा? जो भी आपके टाइम टेकिंग सवाल है, हो सकता है वो सीरीज का हो या फिल इन द ब्लैंक्स का हो, ये ऐसे वाले सवाल हो जिसका कोई रिलेशन ही नहीं मिलता है जल्दी जल्दी, उसका एक लिस्टिंग तैयार हो जाएगा आपके पास। क्योंकि बन नहीं रहा है तो उसका लिस्ट तो बनाओगे ना। हाँ सर, अब क्या करोगे? आपके पास जब लिस्ट तैयार होगा 100-150 सवाल का, उसी 100-150 सवाल के थॉट बार बार पेपर में आएंगे, और फिर ऐसा होगा कि आपके 24 सवाल, 23 सवाल, 25 में 25 सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होगे तो। ठीक है, आ जाओ मैं आगे बात करता हूं रीजनिंग के बाद मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में देखो 3 चीजें होती है। मैथ्स में एक होगा सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप ज्यादा ज्ञान मत बताओ, पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, फिर उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करो, और फिर अपनी कैलकुलेशन पे काम करो, तब जाके आपका मैथ्स में पूरे स्कोर आएंगे। मैं एक एक करके बात करता हूं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है या फिर नहीं कंप्लीट है, अगर नहीं कंप्लीट है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। कंप्लीट 2024 के लिए पर्टिकुलर मेरा प्रारंभ बैच चल रहा था, अब आपकी अगले 15 दिन में ये खत्म होने वाला है। स्पेशली रिकॉर्डेड बैच है। स्पेशली रिकॉर्डेड समझते हो? 1 सेकेंड का टाइम वेस्ट नहीं है। आपको मैं आऊंगा, खड़ा होकर क्लास में पढ़ाऊंगा, 1 सेकेंड बात नहीं होगा। अगर मैं बात करूं तो आपको कोई भी चैप्टर लग रहा है कि सर इस चैप्टर को मैं नहीं पढ़ा हूं, इस चैप्टर में मुझे दिक्कत है, टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ा हूं, सर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में इस टाइप के सवाल में दिक्कत हो रहा है, तो टाइप वाइज आपके क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं और टाइप वाइज कॉन्सेप्ट वाइज आपके लेक्चर दिए गए हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप जाओ, परसेंटेज का लेक्चर कंप्लीट फ्री है, देख सकते हो आप। यही नहीं, आप एक चीज और सुन लो, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने लॉन्च किया था कंप्लीट एरिथमेटिक मैथ्स, सिर्फ 799 में। इसमें मैंने टोटल 120 आवर में 1500 क्वेश्चन डिस्कस किया है विथ कॉन्सेप्ट, सिर्फ 120 घंटे में। हर कॉन्सेप्ट पर आपके 40 मिनट 45 मिनट के रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, उसमें 15-20 सवाल डिस्कस हुआ रहता है। ऐसे 120 घंटे में मैंने डिस्कस किया है, और 500 बूस्टर प्रैक्टिस डिस्कस किया है। उसमें आपके 1 घंटे में 30 से 40 सवाल डिस्कशन होते हैं, और तेज तेज प्रैक्टिस होता है। तो आप यहां पे भी जाओगे तो परसेंटेज फ्री मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है कि सर नहीं ले पा रहा हूं या फिर प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास दिए गए नंबर पे आप मैसेज करो, कॉल करो, आपको बताया जाएगा। आप जाके पहले पढ़ो, फिर आप डिसाइड करो हाँ सर बेनिफिशियल है। तो इसमें तो अभी ऑफर चल रहा है जो कि आज तक है, तो ये 799 में मिल जाएगा। और अगर आप कंप्लीट चाहिए, वो सिर्फ अरिथमेटिक था, कंप्लीट चाहिए जिसमें आप नंबर सिस्टम भी पढ़ पाओ, सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ पाओ, एलसीएम एचसीएम भी पढ़ पाओ, ज्योमेट्री भी पढ़ पाओ, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ पाओ, अलजेब्रा भी पढ़ पाओ, तो वो सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ। यहां आप जाके कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत है तो वहां पे जाके पहले रिवाइज करो, ढंग से पढ़ो, नोट्स बना के। अगर आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं इन रिकॉर्डेड क्लासेस से, जहां पे टाइम वेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग मैंने आपको दे दिया है, स्पेशल रिकॉर्ड किया हूं बिना बातचीत के, बिना टाइम वेस्ट के। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनसे रिव्यू ले सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट कर देना अबाउट प्रारंभ। अब मैं आगे बात करूं, सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड, सिलेबस कंप्लीट हो गया या फिर कोई चैप्टर बचा है तो अगले 15-20 दिन 40 दिन में आप पढ़ लोगे। अब अगली बात, हम लोग रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर बात करेंगे। रिवीजन का एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रैटेजी मैं हमेशा बताता हूं कि आप पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ। आपने मान लिया परसेंटेज पढ़ लिया, तो मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहता है। आपने परसेंटेज पढ़ लिया, मान लेते हैं 150 क्वेश्चन परसेंटेज पढ़ा है, आपको क्या करना है, रोज के 10 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के लगाना शुरू कर देना है, और फिर आप अगले चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पे मूव कर जाओ।
जब आप परसेंटेज भी पढ़ लिए, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ लिए, तो आपको कोशिश करना है कि रोज के 10 के परसेंटेज क्वेश्चन, 10 के प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन को रोज सॉल्व करूंगा और फिर मैं एसआई पे मूव कर जाऊंगा। अब मैं एसआई भी पढ़ लिया तो मैं कोशिश करूंगा 10 इसके 10 इसके 10 इसके रोज सॉल्व करूंगा, फिर सीआई पे मूव करूंगा। जब तक मैं सीआई पे पहुंचूंगा मुझे रियलाइज होगा कि सर परसेंटेज को तो मैंने 3 से 4 बार पढ़ लिया। अब क्या होगा कि अब मैं, जब मैंने सीआई एसआई भी पढ़ लिया, अब अगला चैप्टर मान लो रेशियो पढ़ रहा हूं, तो मैं 10 10 10 रोज के बना रहा हूं। मुझे मन नहीं कर रहा है अब इसको करने का तो छोड़ भी दूंगा, क्योंकि मुझे एक एक टर्म, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टाइप मेरा क्लियर रहेंगे तब तक। जब मैं आगे जाऊंगा सेम काम इसके साथ होगा, मेरा जब तक आगे जाऊंगा सेम काम इसके साथ होगा। मतलब पीछे से इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना कि हर एक चीज याद रहेगा, और आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों इसी पैटर्न में चलते जाएंगे। आपका सिलेबस अगर कंप्लीट है तो आप इस पैटर्न को फॉलो करो। अगर और भी आप ज्यादा मेहनती हो, कर सकते हो कि मैं खूब पढ़ सकता हूं, तो आप एक काम करो, रोज के क्या करो, 6-7 चैप्टर से पर डे 60 से 70 सवाल, मतलब 10 10 10 10 10 10 10 परसेंटेज से, 10 प्रॉफिट लॉस से, 10 सीआई से, 10 एसआई से, 10 रेशियो से, 10 मिक्सचर से, ऐसे करके 60 सवाल सॉल्व करो। और किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से 30 से 40 सवाल, लाइक आज मैं एल्जेब्रा पढ़ूंगा तो एल्जेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करूंगा और उसे 40 सवाल लगाऊंगा। कल मैं ट्रिगो पढ़ूंगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके 40 सवाल लगाऊंगा। और इधर वाले हर दिन आपको चैप्टर चेंज कर देने हैं। आज मैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बनाया, कल मैं क्या करूंगा, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस बनाऊंगा, परसों मैं क्या करूंगा, एवरेज रेशियो मिक्सचर बनाऊंगा। ऐसे करके हर दिन चैप्टर बदल बदल के हर चैप्टर के टच में रहना है। जितना ज्यादा नजदीकियां बढ़ाओगे वो उतना ज्यादा याद रहेंगे, है ना। तो वही वाली कहानी है। अब मैं आगे बात करूं, ये आपका रिवीजन का टेक्निक है, सबसे बेस्ट टेक्निक है। इससे बेस्ट टेक्निक आपको रिवीजन का नहीं मिलेगा। आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैं एक चैप्टर पढ़ लूं फिर मैं एक महीना अगले चैप्टर को पढ़ूं, तो पिछला चैप्टर तब तक भूल जाओगे। बात क्लियर है। आपको पढ़ते जाना है, रिवीजन करते जाना है। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनती हो तो 100 क्वेश्चन का टारगेट करके बनाओ। अगर थोड़े कम मेहनती हो तो ऐसे पीछे से पढ़ते जाओ, आगे से पढ़ते जाओ, पीछे से रिवाइज करते जाओ। अब आता है अगला, कैलकुलेशन स्पीड। क्योंकि आप पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, आप प्रैक्टिस कर लिए, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज नहीं है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो कैलकुलेशन का एक इलाज है 30 डेज कैलकुलेशन सीरीज। सर्च करो, 30 क्लासेस मिलेंगे, आधे आधे घंटे, 40-40 मिनट के। आप अगले 15 दिन 20 दिन में उसे पढ़ डालो। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं सिखाया गया है, इसमें स्पीड बूस्टर सेशन भी दिए गए हैं कि कौन कौन से अप्रोच होते हैं जिससे आप सवालों को कम टाइम में कर पाओगे। मतलब स्टार्ट के 15 दिन आपके कैलकुलेशन स्पीड कराया गया है और लास्ट के 15 दिन आपके मैथ्स का स्पीड तेज करने का तरीका सिखाया गया है। तो आप देखोगे, आपको अगर लग रहा है कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है तो लास्ट के 15 डेज को पढ़ लो। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो शुरुआत के 15 डेज को पढ़ लो। अब मैं बात करता हूं आगे मेरे भाई। आगे ये तो हो चुका है। अगर आपको प्रारंभ लेना है तो अब जाके उस नंबर पे मैसेज कर लो या फिर परसेंटेज पढ़ के डिसाइड कर लो। चलो अब आए इंग्लिश के ऊपर। देखो, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, यही 3 चीज है जो नौकरी दिलाएगा। चाहे कोई कुछ भी बोले, नौकरी लेना है तो इस 3 चीज को आपको बहुत अच्छे से कमांड करना होगा। एक बार ठीक से देखो, इंग्लिश में भी आपका जो ग्रामर का सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ग्रामर पढ़ा ही नहीं हो। अगर नहीं पढ़े हो तो फटाफट से पढ़ लो। अब क्या है सर बात, ग्रामर हमने पढ़ लिया, ग्रामर हमारा पूरा कंप्लीट है। अब मान लेते हैं आपके पास कोई एक बुक होगा, या तो आप प्रिंस टू पैरामाउंट होगा, या फिर कोई भी इंग्लिश का एसपी बख्शी होगा, या फिर और भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। कोई भी एक किताब होना चाहिए कम से कम। एक आपके मिरर ऑफ कॉमन एरर अच्छी किताब है, मैं तो पर्सनली उसे बहुत पसंद करता हूं, मिरर ऑफ कॉमन एरर को भी। आपको क्या करना है, पर डे उस चैप्टर का रिवीजन करना है और उस चैप्टर से 10 से 15 सवाल लगाने हैं। मतलब चैप्टर वाइज रिवीजन। आपके नोट्स है तो नोट्स भी इनफ है। अगर आपके पास नोट्स है ना तो नोट्स भी इनफ है भाई, जरूरी नहीं किताब का। रिवीजन करूंगा और इससे 10-15 सवाल लगाऊंगा। आज मैं क्या किया कि नाउन का रिवीजन किया और नाउन से 10 सवाल लगाया, नाउन के रूल्स को रिवाइज करके। कल मैं प्रोनाउन को रिवाइज करूंगा, प्रोनाउन से 10 सवाल लगाऊंगा। परसों मैं एडजेक्टिव को रिवाइज करूंगा, उससे 10-15 सवाल लगाऊंगा। वर्ब रिवाइज करूंगा, 10-15 सवाल लगाऊंगा। एडवर्ब रिवाइज करूंगा, 10-15 सवाल लगाऊंगा। ये एक दिन एक चैप्टर करके करना है। लगभग 15-16 चैप्टर होते हैं। हर 15-16 दिन में आपका पूरा ग्रामर रिवीजन होता रहेगा।
ये पैटर्न है। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे तो आता नहीं है कि मैं नाउन का सवाल हूँ, नाउन का रूल लगाओ, मैं एडजेक्टिव का सवाल हूँ, मेरे पे ये रूल लगाओ, मैं वर्ब का सवाल हूँ। एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं। मिक्स क्वेश्चन कितने फॉर्म में आते हैं? या तो सर वो एरर के फॉर्म में आएंगे या इंप्रूवमेंट के फॉर्म में आएंगे। जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, कभी कभी वो आरसी से रिलेटेड आता है और कभी कभी वो ग्रामर से रिलेटेड आता है। तो उसे फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग साइड रखते हैं। हम लोग या तो इंप्रूवमेंट के फॉर्म में आएगा या एरर के फॉर्म में आएगा। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव एक्टिव उस दोनों को भी साइड रखता हूं। वो सबसे इजी होता है। एक बार कोई बच्चा वॉइस और नरेशन पढ़ लेता है तो बहुत बेहतर करता है, उसमें सारे सवाल सही करता है, वो बहुत आसान है। मेन जो पार्ट है ना, कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अब आप क्या करो, आप टारगेट करो कि या तो मैं आज 50 क्वेश्चन कॉमन एरर का सॉल्व करूंगा या मैं 50 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट का सॉल्व करूंगा। ये आपके ऊपर है। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में 15-20 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। और 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसा होगा कि तुक्का नहीं लगाना, याद रखना मेरी बातों को, तुक्का नहीं लगाना कि सी में एरर लग रहा है, डी में एरर लग रहा है, बी में एरर लग रहा है, ऐसे नहीं। आपको पर्टिकुलर लिखे गए वर्ड में कहां पे एरर है पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर लिख दिया आई इंटर इनटू द रूम, तो मुझे पता होना चाहिए कि आई इंटर इनटू नहीं होगा, आई इंटर इनटू पॉलिटिक्स चलेगा, आई इंटर इनटू बिजनेस चलेगा, लेकिन आई इंटर रूम, आई इंटर द रूम, वहां पे इनटू नहीं आएगा। मतलब आपको ऐसा नहीं तुक्का लगाना है कि ऑप्शन ए में एरर है, ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन सी में एरर है। आपको पर्टिकुलर कहां पर एरर है और उसको क्या इंप्रूव करके सही लिखा जा सकता है, ऐसे सीखना है, तभी जाके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। अब मैं मान लो कॉमन एरर के 50 सवाल सॉल्व किए हमने इस तरीके से। 50 में से ऐसे होगा 10 सवाल, 12 सवाल, 15 सवाल, या फिर आप कमजोर हो गए तो 30-30 सवाल जो बनेंगे ही नहीं। उसके सॉल्यूशन को प्रॉपर पढ़ना है। आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर किताब होनी चाहिए। किरण भी अच्छी है, पिनेकल भी अच्छी है। अब मैं आपको बोलूं तो उसका पर्टिकुलर जाके सॉल्यूशन पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे ऐसा एरर होता है, सॉल्यूशन बहुत अच्छे से लिखा रहता है। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा रूल है जो आप मिस्टेक कर रहे हो, तो एक पतली सी कॉपी मेंटेन करो जिसमें उस रूल को लिख लो दोबारा से, भले आपको आता है, अगर आप एरर कर दिया या फिर आपसे नहीं बना उसको लिख लो। ऐसा रेगुलर आप एक दिन 50 कॉमन एरर कर रहे हो, एक दिन 50 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऐसे आप रेगुलर कुछ दिन तक करोगे ना, आपके पास लगभग 200-250-300 रूल का एक कॉपी बन जाएगा। वैसा रूल जो बार बार आप फंसते हो, जहां पे आप बार बार एरर करते हो, जहां आपको दिक्कत होती है, जहां आपको समस्या होती है, उस कॉपी को जब रिवाइज करोगे आपके कॉमन एरर के सवाल सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ये पैटर्न होता है, चाहे वो इंप्रूवमेंट हो चाहे एरर हो, ऐसे सॉल्व करना। और ये मिक्स सवाल करने से बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। चैप्टर वाइज करने से भूलोगे नहीं। अब हम लोग बात करते हैं वोकैब के ऊपर। वोकैब को 2 पार्ट में बांटा, एक मुझे रोज का पढ़ने का बात और दूसरा प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना। अब मैं बात करूं पढ़ने वाला, तो भैया रोज का 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। देखो, मैं इंग्लिश का स्ट्रेटेजी ये पूरा मेरा है। मैं इंग्लिश का बहुत कमजोर स्टूडेंट रहा हूं, मैंने इंग्लिश पे बहुत मेहनत किया है, तब जाके मैं आज यहां पहुंचा हूं। तो इंग्लिश में अगर मेरा बताया फॉलो करते हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैं लिख के दूंगा कि आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे अगर आप मेहनत करते हो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है इंग्लिश में खास करके। अब मैं बात करूं इंग्लिश के, तो इंग्लिश के सारे चीजों को पर डे 1 घंटे पढ़ने हैं। देखो, मैं तो स्पेलिंग भी पढ़ता था क्योंकि मुझे स्पेलिंग लिखने नहीं आता था, मैं पढ़ के सीखा हूं। स्पेलिंग भी बहुत एरर करता था, कंसीव, रिसीव, कब आई भी आएगा, कब ई भी आएगा, अचीव में ई भी लास्ट में आएगा, कंसीव में क्या आएगा, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिसको सीखना होता है। तो आपको जैसे मेंटेनेंस में ना लास्ट में ANC आएगा कि ENC आएगा, मेंटेन करने में अलग होता है, ऐसे छोटे छोटे वर्ड होते हैं, बहुत सीखना होता है स्पेलिंग एरर में। आपको पर डे OWS पढ़ना है, ईडीएम पढ़ना है, सीनो एंटो पढ़ना है, स्पेलिंग एरर पढ़ना है, फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब पढ़ना है। देखो, फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब तो लिमिटेड है। फ्रेजल वर्ब की एक वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे देख लेना। फिक्स प्रीपोजिशन जो है ना, फिक्स प्रीपोजिशन के लिए आप कोई भी किताब ले लो, उसमें बहुत लिमिटेड होते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन इन 1 वीडियो, तो कोई 2-3 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, लिख लेना, काम खत्म, ठीक है। मैं इसका एक लिंक दे दूंगा, 30 डेज कैलकुलेशन का भी लिंक दे दूंगा, आप पढ़ना। अब मैंने बोला कि मान लिया आपने नोट्स बना के पढ़ना शुरू कर दिए, पढ़ रहे हो भाई, पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ने से एग्जाम में सवाल नहीं सॉल्व होते। उसके लिए आपको प्रैक्टिस, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। 2 तरीके से कर सकते हो। एक, जो आप बुक रखोगे प्रीवियस ईयर, उससे आप
सीनो एंटो, आपको पर डे टारगेट कर लो कि आज मैं 100 OWS सॉल्व करूंगा, कल मैं 100 एडीएम सॉल्व करूंगा, या फिर 50-50 कर लो अपने लिमिट के अकॉर्डिंग। 50 एंटो सॉल्व करूंगा, 50 स्पेलिंग सॉल्व करूंगा। इसके लिए पर्टिकुलर अलग से नहीं होते हैं क्वेश्चंस, आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है, बुक से। या फिर आप घूमते फिरते खाते पीते इधर उधर जाते आते क्विजेज सॉल्व करो। क्विजेज के लिए आप ग्रेडअप है, टेक्स्ट बुक है, अड्डा है, अड्डा 247 का एसएससी वाला। अब देखो क्विजेज में ना आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ एसएससी के क्विजेज सॉल्व करने हैं, आप चाहो तो बैंक के क्विजेज सॉल्व करो, इंग्लिश के, क्लैट के, एनडीए के, सीडीएस के, सबके क्विजेज सॉल्व करो इंग्लिश के। ये नहीं बोल रहा हूं कि सर सिर्फ आप वोकैब का ही सॉल्व करो, आपको मन है ग्रामर का भी सॉल्व करो, आरसी का भी सॉल्व करो, बेनिफिट होगा। मेरा बेनिफिट हुआ था, लेकिन आपको मैं यहां पे पर्टिकुलर वोकैब के लिए बता रहा हूं, आप क्विजेज खूब सॉल्व करो। इससे आपको क्या होगा ना, क्विजेज जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जब ये वाला वर्ड आता है ना तो इसके 3 सिनोनिम ये ऑप्शन में डाल देता है और एक एंटोनिम डाल देता है। वो ऑप्शन में ना, ऑप्शन ए बी तो एक दूसरे का सिनोनिम था, ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं था, सी डी में से ही कोई पॉसिबल था, तुक्का भी लगा सकता था। ये सब चीजें आपकी दिमाग खुलेगी जब आप सॉल्व करोगे। आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आप लगभग 1-1.5-2 घंटे, तो आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा वोकैब पर भी। एंड द नेक्स्ट थिंग, आरसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका आरसी पे कमांड नहीं है तो सिलेक्शन लेना थोड़ा टफ हो जाता है। आरसी के 3 सेक्शन है, पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल। आरसी इंप्रूव करने का 2 तरीका, पहला आपको पर डे न्यूज़पेपर या फिर कुछ रीड करना होगा, दूसरा आपको प्रैक्टिस करना होगा। मतलब पहले मैं रीडिंग अपना काम करूंगा, दूसरा मैं प्रैक्टिस के ऊपर काम करूंगा। रीडिंग कभी 2 पार्ट में बांट लो, एक होता है स्लो रीडिंग, एक होता है स्लो एकदम ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना, और एक होता है फास्ट रीडिंग। अब सर ये स्लो और फास्ट क्या है? मान लो मेरे पास कोई इंग्लिश का एडिटोरियल आया, अब मैं उस एडिटोरियल को ऐसे पढ़ूंगा कि मुझसे कोई कहीं से पूछे कि इस एडिटोरियल का समरी क्या है, आप हमें समझा दो, तो मैं 15 मिनट लेके पढ़ा हूं लेकिन मैं प्रॉपर समझा दूंगा। तो इसको बोलते हैं एकदम ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना, स्लो रीडिंग, समझते हुए आगे बढ़ना। दूसरा होता है फास्ट रीडिंग। अब देखो भैया हमें समझ हर चीज की है, मैं धीरे धीरे पढ़ के समझ लेता हूं, लेकिन पेपर में 4 पैसे सॉल्व करने के लिए मेंस में आएंगे, तो क्या मैं धीरे धीरे पढ़ के पेपर पास कर पाऊंगा? नहीं। तो मुझे जल्दी पढ़ के सही समझना है। यहां पे मैं समझने सीखा हूं, यहां पे मैं जल्दी पढ़ने सीखूंगा। अब क्या करूंगा, मान लो 1 से 2 पैसेज रोज के मैं धीरे धीरे पढ़ के समझूंगा, और मैं 1 से 2 पैसेज तेज पढ़ूंगा, सिर्फ लो अब पढ़ दिया, तेजी से पढ़ रहा हूं। एक सर्टेन टाइम आएगा, लगभग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, कि मैं तेज पढ़ रहा हूंगा और चीजें समझ रहा हूंगा। सब कुछ मैं एक बार स्लो पढ़ के समझ रहा हूं, एक बार तेज पढ़ रहा हूं, ये दोनों एक सर्टेन जगह पे जाकर मैच कर जाएगा कि मैं तेज पढ़ रहा हूंगा और समझ रहा हूंगा। ये तो मैं पढ़ के समझने का बात किया, अब मैं पढ़ के सॉल्व करने का बात कर रहा हूं। सॉल्विंग अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट होता है। पैराजंबल सॉल्व करने के टेक्निक होते हैं, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के टेक्निक होते हैं, पैसेज सॉल्व करने के टेक्निक होते हैं। समझ के सॉल्व करना और सॉल्व करने का टेक्निक जानना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। अब आपको सॉल्व करने का टेक्निक यूट्यूब पे देखोगे तो आपके अमन मसीह सर और एक मैडम है नियोन वाली मैडम मनीषा बंसल मैम, उनकी क्लासेस आपको क्लोज टेस्ट के लिए, मनीषा बंसल मैम का क्लोज टेस्ट की वीडियो आप देखना, अच्छी वीडियो बनाई है, हमने अपने टाइम पे उनके कुछ वीडियोस देखा था। आप अगर पैराजंबल के भी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, 1-2 टीचर के मिल जाएंगे, सर्च करोगे तो अच्छे अच्छे टीचर के मिल जाएंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप करना चाहो तो। अगर मैं बोलूं आपको उनके मान लो वीडियोज 1-2 देख लोगे, 2-4 वीडियो होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, इसके लिए 1-2-4 होंगे, देख लो। उसके बाद लेकिन आपको देखने से कुछ खास फायदा नहीं होगा। आप पर डे क्या करो कि मैं आज 2 पैसेज सॉल्व करूंगा, कल 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करूंगा, परसों 20 पैराजंबल सॉल्व करूंगा, और इसी पैटर्न को रिपीट करूंगा। पैसेज क्लोज टेस्ट पैराजंबल, पैसेज क्लोज टेस्ट पैराजंबल। मेरा बहुत वीक है, मैं बहुत मेहनती हूं, मैं रोज तीनों करूंगा। ये मैं करता था कि मैं 2 पैसेज भी करता था, 2 क्लोज टेस्ट भी करता था, और 20 पैराजंबल भी करता था रोज। मेरा ठीक है, मार्क्स आ जाते हैं अच्छे खासे, तो एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, ऐसे करूंगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे कर रहे हो। अगर आप इंग्लिश में इतना काम कर रहे हो, लिख के दे रहा हूं, बढ़िया मार्क्स आएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते और टॉप स्कोर करना चाहते हो, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, मेरे से लिख के ले लो। मेहनत करोगे तो ही जाके अच्छा स्कोर आएगा। हवाबाजी में स्कोर किसी के नहीं आते,
जो अपना स्कोर बोल ला के और दिखा के हवाबाजी कर रहा है कि मैं तो 15 दिन में ला दिया, 20 दिन में ला दिया, 3 महीने में ला दिया, बेवकूफ बना रहा है। उनकी बातों में मत आओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीके द गेम चेंजर। मैं एक बात आपको बताऊंगा, जीके ऐसा चीज है ना भाई कि अगर आप जीके को ढंग से पढ़ोगे तो टॉप रैंक आएगा, और जीके ऐसा है कि आपको फेल भी करा देगा। तो जीके का पढ़ने का टाइमिंग क्या होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में मिलके 120 भी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को मिलके 120 भी आ रहे हैं, और जीके में 10-15 मार्क्स भी आ रहे हैं ना भाई, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको ही पढ़ के 140 पहुंचाओ। डुएबल है, रेदर देन कि इसको पढ़ के मैं बोलूंगा 30 पहुंचाओ। ये भाई डरता हूं मैं। मेरे मार्क्स खुद के 34-35 आए हुए हैं। उस टाइम पे लोगों के मार्क्स नहीं आते थे, 130 कट ऑफ गया था। उस टाइम पे 185 स्कोर किया था प्री में, 132 कट ऑफ था सीजीएल 2020 का, मेरा स्कोर 185 था। जीके में 34.5 मार्क्स था। मैं बहुत सोच समझ के बात बोल रहा हूं फिर भी, कि अगर आप यहां वाले को 20 मार्क्स इंप्रूव करना ज्यादा इजी है, यहां वाले के 20 मार्क्स इंप्रूव करना बहुत टफ है। अगर आप यहां 20 मार्क्स इंप्रूव कर लोगे ना तो आपका जॉब लग जाएगा, काहे ना छोटे मोटे पोस्ट पे लगे। लेकिन आप यहां पे सोचोगे इंप्रूव करके मैं अच्छा पोस्ट ले लूं, नहीं पॉसिबल है। जिस दिन आप यहां वाला इंप्रूव करके 140, 145 ऐसा स्कोर पहुंचा दिए ना मेरे भाई, आप यहां पे 20-25 मार्क्स भी लाओगे ना तो आप टॉप रैंकर हो जाओगे। लेकिन आप ऐसा सोचोगे यहां पे 110, 15, 20 आ रहा है और यहां से मैं 30-40 कर दूं, तो आप कभी टॉप रैंकर भी नहीं बनोगे। शायद अच्छा जॉब लग जाए, ठीक ठाक एक जॉब लग जाए। तो आपको फोकस कब करना है जीके पे? फोकस आपको तब करना है जब इधर बहुत अच्छा करने लगो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में। उसके बाद आपको जीके पे फोकस करना है। मैं जीके के लिए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूं। आप सर्च करोगे जीके स्ट्रैटेजी बाय अभिषेक ओझा सर, आपको मिल जाएगा, उसको सुन लेना। लेकिन फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं, जब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड हो जाए फिर जीके में अपने आप को डिवोट करो, पूरा टाइम जीके को दो। इसके पहले दोगे तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। हमें ओवरऑल पेपर में अच्छा करने से मतलब है, हमें ज्ञान कितना है उसके मतलब नहीं है। हम जीके के बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में मेरे स्कोर नहीं आते, क्या ही फर्क पड़ता। हम मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में अच्छा करते हैं, जीके हमें नहीं आता, रट रूट के 20 मार्क्स ला देंगे, 10 सवाल सॉल्व कर लेंगे, नौकरी हो जाएगा, बात खत्म। नौकरी लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीके पढ़ेंगे हम लोग, जीके का स्ट्रैटेजी बता दिया हूं, लेकिन कब पढ़ेंगे? जब इनको अच्छे से कर लिए रहेंगे। इसमें 140 आते हैं, अगर इधर से 10-15 मार्क्स आते हैं, प्री हो जाएगा। मेंस टाइम थोड़ा मेहनत करके नौकरी लायक हो गया हूं। नौकरी के लायक बनना है आपको, ये लाइन लिख लो, पहले मैं एक जॉब के लायक बनूंगा, फिर मैं एक टॉप रैंक के लायक बनूंगा। तो जॉब के लायक कैसे बनोगे? जब इधर से अच्छा करोगे और इधर से थोड़ा कम। और टॉप रैंक के लायक कब बनोगे? जब इधर से भी बहुत अच्छा करोगे और इधर से एवरेज से थोड़ा ज्यादा करोगे। यहां पे 50 में 50 नहीं आते, ठीक है। चलो अगली चीज, अगर आपके लिए ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल है तो आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और आप जाओ, आपके लिए लिंक 2-3 दे दिया रहूंगा, आप उसे देखना और बताना कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।